हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम हाइड्रोकार्बन कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसके अंदर रिएक्शंस हैं, तो लेट मी टेल। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ एल्केन। तो देखिए भी एल्केन्स की प्रेपरेशंस हैं। एल्केन्स का दूसरा नाम होता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन्स, पैराफिन का मतलब होता है, ये रोमन वर्ड है, लिटिल एफिनिटी, जो जल्दी से किसी से रिएक्शन ना करता हो। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे CH4 है, ठीक है, CH4। CH4 में कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी पूरी है, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये जल्दी से किसी से क्यों रिएक्शन करेगा? सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, अच्छे वाले बॉन्ड है, तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, पक्के वाले बॉन्ड बने हुए हैं इसके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिटिल एफिनिटी, मतलब रिएक्शन कम रिएक्टिव चीजें। डबल बॉन्ड जल्दी रिएक्शन करता है, जानते हो क्यों? देखो जरा, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक बॉन्ड ऐसे है, कार्बन में एक बॉन्ड ऐसे है, ये शेयरिंग है। अब यहाँ पर कोई H पॉजिटिव आयन आए और इसके पास आ जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा, समझ गए? इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से छीन के ले जाएगा वो। दैट्स इट, सो सिंपल इट इज। लेकिन सिंगल बॉन्ड के अंदर ऐसा नहीं कर सकता। सिंगल बॉन्ड में तो उसको काफी अंदर घुसना पड़ेगा, कार्बन के बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, कार्बन उसे रिपेल कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। यस बेटा, समझ में आ गई ये बात? लिटिल एफिनिटी का मतलब, यस सर। यस सर। है ना। तो लिटिल एफिनिटी मतलब सिंगल बॉन्ड जल्दी से रिएक्शन नहीं करता, ये अनरिएक्टिव होते हैं। लिटिल एफिनिटी, लिटिल मतलब थोड़ी, एफिनिटी का मतलब किसी से रिएक्शन करने की एबिलिटी कह सकते हैं आप इसे, तो इनकी बहुत कम होती है लिटिल एफिनिटी, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट देखिए, तो सभी प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, तो हम एल्केन्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? किसी भी दूसरी चीज को उठा लो जो एल्केन नहीं है, चाहे वो एल्कीन हो, डबल बॉन्ड वाली हो, ट्रिपल बॉन्ड वाली हो, कुछ भी हो, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्केन एल्काइल हैलाइड हो, ठीक, कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन वो एल्केन ना हो, और बाद में उसे एल्केन में कन्वर्ट कर सकें, बस यही तो करना है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है वो। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब समझते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड होते हैं। यस, ये बात पता है सबको, यस सर। है ना, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा भाई, तो अनसैचुरेटेड के अंदर यहाँ सबसे पहले कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन दे दी हमने इसको, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे थोड़ा लेगा इसके पास रखने से। तो हाइड्रोजन को देने का तरीका क्या है? निकल, प्लेटिनम, पैलाडियम, ये तीनों मेटल क्या करती हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मान लो कि कोई भी एक मेटल है, निकल, प्लेटिनम या पैलाडियम में से, याद कर लेना, इनके नाम रट लेना अच्छे तरीके से। निकल, प्लेटिनम, पैलाडियम बहुत काम आएंगे, ये हाइड्रोजन देने के काम आते हैं। तो H2 का मोलिक्यूल एक आता है, ठीक है, और वह H2 का मोलिक्यूल क्या करता है, ये निकल, प्लेटिनम, पैलाडियम जो है, इनके ऊपर जो सरफेस के ऊपर वैलेंसी खाली होती है, वो वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से जोड़ने की कोशिश करता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, सोचो जरा। इसका साइड इफेक्ट होगा कि हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा इसके बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन इस तरफ से बॉन्ड बना रही है तो दूसरी तरफ वाला वीक हो जाएगा। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा सबको? यस सर। इससे आप ये भी सीखेंगे कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड हो गया वीक, जिससे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएगा अलग। अब ये अलग हो गया तो सो सिंपल इट इज। अगर दोनों हाइड्रोजन अलग हो गए तो इसको अब डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना हो जाएगा आसान, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और ये डबल बॉन्ड टूट गया। तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। सो सिंपल इट इज। यस, क्लियर है? तो ये यस सर। यस सर। एल्केन बना देता है। या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 LiAlH4, ये दोनों फॉर्मूला याद रख लेना। ये दोनों स्ट्रोंग क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन दे के चले जाते हैं। ये उसको भी हाइड्रोजन दे देते हैं जिसको हाइड्रोजन नहीं लेनी। इनके पास बंदूक है, समझ लो, सामने वाले की कनपट्टी पे रखी कि हाइड्रोजन लेना चाहता है या मरना चाहता है, तो वो सामने वाला कहता है मुझे हाइड्रोजन दे के चला जा भाई, मैं रख लूंगा। अगर कोई मोलिक्यूल हाइड्रोजन नहीं ले रहा तो इनको सामने दिखा दो, ये दे के चले जाते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजनेशन का काम करते हैं। तो ये भी लगा सकते हो आप, निकल, प्लेटिनम, पैलाडियम के साथ हाइड्रोजन की बजाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डायरेक्ट डायरेक्ट हाइड्रोजन देगा। इसको हाइड्रोजन की भी जरूरत नहीं है, यानी अगर ये लगा रहे हो तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लगा दो, ठीक है। ये बात समझ में आया? हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। या फिर अल्कोहल के साथ सोडियम लगा सकते हो। अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? CH3CH2OH, एथेनॉल, वाइन जो पीने वाला अल्कोहल होता है, अगर इसके साथ आप सोडियम लगा देते हो तो सोडियम क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, और वो जो H पॉजिटिव आयन है वो यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा। यस, क्लियर है बेटा? तो ये भी हाइड्रोजन देने का काम करता है, कौन? अल्कोहल प्लस सोडियम। ठीक है भाई, क्लियर है सबको ये बात?
Yes, sir. तीनों चारों तरीके, हर वर्ड जो भी जहां लिखा हुआ है रिएक्शन का, लिख कर प्रैक्टिस करके याद रख लेना। अगर कुछ भी मिस करते हो तो समझ लेना मिस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स वाला ये शॉर्टकट में है, इसकी बहुत सारी लोड्स ऑफ प्रैक्टिस होती है, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब शॉर्टकट में है। तो इसकी अगर इसमें से भी आप शॉर्टकट लगाओगे तो बेटा फिर जमा ही शॉर्टकट हो गया ना, ठीक है। तो वो तो फिर आप मिस कर रहे हो किसी चीज को, तो इसका कोई भी वर्ड आप मिस नहीं करोगे, कोई भी रिएजेंट लिखा हुआ है सब कुछ याद करना है। कैसे याद होगा? लिख के याद होगा। कितनी बार लिख के याद होगा? मैं कहता हूँ कि 100 बार लिख लो। अगर किसी को याद नहीं हो रहा तो मैं उसको कह रहा हूँ याद मत करो, बस 100 बार लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा। अब आप कहोगे 100 बार से तो याद हो ही जाएगा, तो फिर इसका मतलब याद हो सकता है, आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो इसलिए याद नहीं हो रहा ना, दैट इज द रीजन। और वो बाद में ऐसा तो है नहीं कि 1 साल पूरा होने के बाद एक दिन में आप 100 बार याद लिख लोगे, इम्पॉसिबल। तो याद करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक बार रिएक्शन को याद कीजिए फिर लिखिए, देख कर लिखिए, याद करके देख कर, एक एक रिएक्शन देख देख के लिख लो। उसके बाद में दोबारा से फिर से याद कीजिए, फिर बिना देखे लिखिए। दो दो रिएक्शन है बिना देखे लिखिए, 2 या 3, अगर आपको ज्यादा याद हो रही है तो 3 रिएक्शन बिना देखे लिखिए, फिर उसमें गलतियां देखिए। फिर थर्ड टाइम फिर से बिना देखे 3-3 रिएक्शन लिख लीजिए, बस 3 बार लिख के देख लीजिए, जैसा मैंने पैटर्न बताया है तो याद हो जाएगा। इससे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इतना नहीं करेंगे तो कभी याद नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लेना। इंडिजीनियस से इंडिजीनियस बच्चा भी याद नहीं कर पाएगा, ध्यान रख लेना। तो ये 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आसान, जितनी आसान उतनी ही प्रैक्टिस की जरूरत है, इसका मतलब ये है। क्योंकि पहली रिएक्शन तो आपको लगा होगा ठीक है निकल प्लेटिनम, ये तो याद हो गया हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आगे रिएक्शन जाएंगी सब पीछे वाला साफ होता जाएगा। देखो नेक्स्ट इसने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तब भी वही सारा कुछ वही है, ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ देगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन थोड़ा डबल लगेगी, तो 2 हाइड्रोजन लगा रखे मैंने, 2H2, ट्रिपल बॉन्ड टूट गया। 2 डबल बॉन्ड टूटेंगे तो 4 हाइड्रोजन बढ़ गई, तो 4 हाइड्रोजन लग गई यहाँ पे, 1 2 3 और 4, ये 4 हाइड्रोजन लग गई, इसके 2 डबल बॉन्ड तोड़ दो, बस बन गया ये। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत जबरदस्त वाली चीज है भाई। रिएजेंट क्या होता है पता है किसी को? रिएक्शन में जो रिएक्टेंट, रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो रिएक्टेंट पहले अटैक करता है उसको बोलते हैं रिएजेंट। जो रिएक्टेंट के ऊपर अटैक होता है, जो अटैक करता है वो रिएजेंट, जो जिस पर अटैक होता है वो होता है सबस्ट्रेट। होते दोनों रिएक्टेंट ही हैं, डोंट वरी, बट हमने नाम रख दिया बस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों ने धक्के से नाम रख दिए इनके। जो अटैक करेगा, अटैकिंग रिएक्टेंट इज रिएजेंट, और जिस पर अटैक हो रहा है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस। ठीक है ना। तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी अटैकिंग रिएक्टेंट है ये, RMGX बोलते हैं इसको। R मतलब कार्बन की चेन, एल्काइल ग्रुप, R Mg और X स्लाइटली नेगेटिव होगा, हेलोजन है। मैग्नीशियम स्लाइटली पॉजिटिव होगा, और मैग्नीशियम क्या होता है? एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो R को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ 2 स्लाइटली नेगेटिव हो गए, तो मैंने इसको 2 स्लाइटली पॉजिटिव लिख दिया। हालांकि आप अकेला स्लाइटली पॉजिटिव भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 स्लाइटली पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? यस। Yes, sir. ओके तो यहाँ R जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा, X भी हमेशा नेगेटिव रहेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीशियम मेटल है वो ऑब्वियस पॉजिटिव रहेगा। तो RX और Mg ये बनता कैसे है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RX एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, RMgX बन गया, बस सीधा बन गया RMgX। RX होता है एल्काइल हैलाइड, CH3 के साथ आप X हैलोजन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, कुछ भी। तो यहाँ देखिए, ये देखो CH3 CH2 और Mg और Br, तो ये तो हो गया R Mg है और Br X है, तो RMgX यानी कि आपके सामने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही है, इसको मैंने स्पेयर पार्ट में बांट दिया कि ये R की चेन है, ये मैग्नीशियम है, ये ब्रोमीन है, तीनों के तीनों। और इस तरह से वाटर के साथ, जैसे इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्केन बनेगा। कौन सा एल्केन? ये दोनों के साथ H जुड़ जाएगा, बस बात खत्म है। तो ये दोनों के साथ H जोड़ दो, पानी का H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ गया, OH नेगेटिव आयन MgBr के साथ जुड़ेगा। यस गाइस, क्लियर होगी ये रिएक्शन? यस। Yes, sir. सिंपल रिएक्शन है, बहुत इजी है। तो दूसरी रिएक्शन थी ये। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट देखिए जरा, एल्काइल हैलाइड। अब फ्रॉम एल्काइल हैलाइड RX से, फिर से RX से, पहले ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन बनी थी, और अब हम रिएक्शन बनाएंगे H2RX प्लस हाइड्रोजन प्लस जिंक प्लस H2 H पॉजिटिव आयन।
तो देखो भी हाइड्रोजन तो ठीक है, हाइड्रोजन तो डोनेट करनी है इसको, ये X हट जाएगा, H जुड़ जाएगा, ठीक है, रिएक्शन सीधी है। अब जिंक को किस लिए लिया, हाइड्रोजन चाहिए थी, ठीक है, जिंक और H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन का मतलब एसिड, H पॉजिटिव आयन जहां पर भी लिखा हो इसका मतलब एसिड होता है, जनरली वो HCl होता है। यस बेटा, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। जनरली जहां पर भी H पॉजिटिव आयन होगा वो जनरली HCl के लिए लगाया जाता है। अगर कोई दूसरा एसिड ले रहे हैं तो फिर उसका पूरा एसिड लिखेंगे हम, H2SO4 है, HNO3 है, तो पूरा एसिड का नाम होता है। H पॉजिटिव का मतलब जनरली HCl होता है। तो जिंक किस लिए लेते हैं, जिंक मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सभी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। तो सोडियम को क्यों नहीं ले रहे, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ठीक ठाक रिएक्टिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए जिंक का बहुत जगह पर यूज होता है, ठीक है, बहुत जगह पर, तो यहाँ पर भी है। तो याद रखना आपको कि जिंक के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती, जड़न, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये देखिए एग्जांपल लिख दिया मैंने, R की जगह पर CH3 लिख दिया, X की जगह पर क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। आप कार्बन की चेन कितनी बड़ी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, जिंक प्लस CH3H, मिथेन बन गया, ये है मिथेन CH4। अब भाई ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, वुड्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है। अब नेमिंग मतलब किसी इंसान ने दी है, तो ऑब्वियस है सारी रिएक्शनें इंसानों ने ही ढूंढी है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब इंडस्ट्रियों में यूज होती है। तो इस इंसान ने इंडस्ट्रियल लेवल की कोई रिएक्शन ढूंढी जिससे काफी सारी इंडस्ट्रियों को काफी सारा पैसा बचा, तो इस इंसान के सम्मान में इस रिएक्शन का नाम ही वुड्स रिएक्शन रख दिया गया, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शनें इंसानों ने ढूंढी है लेकिन वो यूजलेस होती हैं, तो काम की रिएक्शन के लिए ही किसी इंसान को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है किसी रिएक्शन को। अगर रिएक्शन काम की नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए RX, अब ये वुड्स रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, सभी नेम रिएक्शनें इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ, लेकिन वुड्स वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ नेम रिएक्शनें हल्की होती हैं, जैसे नीचे वाली है कोरी हाउस रिएक्शन, नॉट सो एज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और थोड़ी मुश्किल भी है ये, बट वुड्स रिएक्शन बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। तो RX एल्काइल हैलाइड, इधर भी RX उल्टा लिखा हुआ है, सोडियम 2 डालें, क्या होगा। तो देखो यहाँ अगर आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स का सारा मटेरियल अलग हो गया, NaX, 2 NaX अलग हो गए और R आपस में जुड़ गए, ठीक है, कार्बन की चेन बड़ी हो गई। यस बेटा, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो कोरी हाउस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन वैसे तो नेम रिएक्शन है बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैंने बोला, और ये मुश्किल भी है थोड़ी सी, तो ये अगर याद नहीं होती ना इसको छोड़ देना, साफ बोल रहा हूँ, ठीक है, याद नहीं हो रही है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो रही है बहुत अच्छी बात है। तो CH3Br एल्काइल हैलाइड है, इसको लिथियम से रिएक्शन करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, यानी पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर तब यूज करते हैं जब वाटर सेंसिटिव हो रिएक्शन, जब वो पानी के साथ रिएक्शन कर ले कोई रिएक्शन, तो ऑब्वियस है उसमें पानी नहीं डाल सकते हैं, तो हमें पानी नहीं डालना तो सॉल्वेंट तो कोई लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा थोड़ा कि दो पत्थर आपस में रगड़े और अलादीन का चिराग बना और कुछ बन गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ हम पानी नहीं ले सकते, तो कुछ लिक्विड लेना पड़ेगा जिसमें इनको घोला जा सके, CHBr CH3Br और लिथियम को, तो वो ड्राई ईथर लेंगे। ड्राई ईथर का मतलब बिना पानी वाला ईथर, बिल्कुल साफ सुथरा, सिर्फ ईथर, पानी नहीं होना चाहिए उसमें बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये ड्राई ईथर का मतलब ये है। तो देखो अब क्या होगा, तो लिथियम को लिया तो सबसे पहले लिथियम CH3 के साथ जुड़ गया, ठीक है, एक स्टेप। अब ये जो लिथियम CH3 के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हुआ था पता है, R और R जुड़ गए थे, सोडियम नहीं जुड़ा था R के साथ, यहाँ पर लिथियम जुड़ रहा है R के साथ, कार्बन की चेन के साथ। अब ये जो जुड़ा था इसको कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो दो मॉलिक्यूल इसके, ठीक है, लिथियम CH3 के साथ जुड़ा हुआ, दो मॉलिक्यूल इसके कॉपर लिथियम के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक लिथियम आयोडीन के साथ चला गया, एक लिथियम कॉपर के साथ लग जाएगा, तो टोटल दो मॉलिक्यूल लिए ना इनके, तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है इसीलिए, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेप आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो प्रोडक्ट था CH3 ट्वाइस CuLi कॉपर लिथियम, इसको हम एल्काइल हैलाइड, जो सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, वो भी ले सकते हो सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अलग भी ले सकते हो, मैंने अलग इसलिए लिया ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे जुड़ रहा है ना, तो इसका जुड़ना पता लगे। तो ये देखो CH3Br CH3 CH2Br, तो CH3 CH2 और ये CH3, एक CH3, ये इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। लेकिन कॉपर के साथ ये CH3 जुड़ेगा, कॉपर के साथ ये वाली चेन नहीं जुड़ेगी। अगर मैं दोनों चेन सेम दिखाता तो आपको लगता कि कॉपर के साथ कोई भी जुड़ सकती है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कॉपर के साथ CH3 इसके साथ जुड़ेगा, जो कॉपर के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दो हैं ऐसे ऐसे, तो एक तो CH3Cu अलग हो जाएगा और एक CH3 इस चेन के साथ जुड़ जाएगा,
और ये ब्रोमीन लिथियम के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा है कोरी हाउस रिएक्शन। यस बेटा, क्लियर है कोरी हाउस रिएक्शन? Yes, sir. है ना, थोड़ी सी लगेगी, थोड़ी सी मुश्किल है, नेमिंग है, याद करते हैं बहुत अच्छी बात है, 2-3 बार लिख के देखें, थोड़ी सी नेम मुश्किल है ये, इसमें ना याद करने के बाद ये भूल जाता है इंसान, ठीक है, आई एडमायर दिस, लेकिन याद कर लेते हैं बहुत अच्छा, नहीं भी करते हैं तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आप छोड़ भी सकते हैं अगर ज्यादा ही मुश्किल लग रही है तो। नेक्स्ट देखो भाई, आगे देखिए, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन को बना सकते हैं, डी कार्बोजाइलेशन, डी का मतलब होता है रिमूव करना, डी कार्बोजाइलेशन, कार्बोजाइलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यस क्लियर है, तो डी कार्बोजाइलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो रिमूव कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले प्री रिएक्शन लिखी है, प्री रिएक्शन का मतलब शुरू में क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, NaOH से रिएक्शन करवाया, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, ये क्या है बेस, बहुत कॉमन रिएक्शन है ये एसिड बेस की, वाटर प्लस क्या बनता है साल्ट, तो साल्ट बन गया भाई, H पॉजिटिव आयन इसका चला गया, Na इसके साथ जुड़ गया, और OH जो इसका था और इसका जो H था इन्होंने बना लिया पानी, ये पानी यहाँ से बाहर निकल गया, दैट्स इट, ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. किसी भी एसिड के साथ सोडियम जोड़ने का बेस्ट तरीका यही है, उसको एसिड बेस के साथ रिएक्शन कराओ तो सोडियम उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये सोडियम यहाँ पे जुड़ गया, पहली बात। अब इस सोडियम जुड़े हुए कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे हम, ये ले लिया हमने सोडियम जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से, देखिए जरा NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का कोलेक्टिव नेम लेते होते हैं सोडा लाइम, ये वर्ड याद रखना सोडा लाइम, सोडा लाइम अगर आता है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम, दैट्स मीन कार्बन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड की बात चल रही है, इन दोनों से मिलकर सोडा लाइम बनता है, ठीक है, प्लस टेम्परेचर लिख रहेगा 630 केल्विन, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, 273 होता है ना, तो 273 लगभग 300 घटाएंगे तो 370 के आसपास कुछ ऐसा कोई केमिकल मतलब टेम्परेचर बनेगा। इसके बाद में रिएक्शन देखिए RH आ गया, अब आ गया RH, RH कैसे बना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है, सिर्फ R था इसके साथ H लग गया, मतलब इसमें जितने भी कार्बन थे H लग गया, Na2CO3 बन गया। अब देखो जरा क्या हो रहा है, 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन में R में जितने थे और ये एक कार्बन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो गया कार्बन, ठीक है, यहाँ ये Na2CO3 के साथ एक कार्बन कम हो गया, इसका मतलब ये वो रिएक्शन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन की चेन से एक कार्बन लेस हो जाता है। जब आपको ये बताया जाए कि पेंटेन से हेक्सेन बनाओ, या उल्टा कह दें हेक्सेन से पेंटेन बनाओ, कैसे बनाओगे, समझ में आ रहा है, एक कार्बन लेस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो सबसे पहले, मेरी बात समझ में आ रही है सबको, सबको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, उसके बाद में क्या करो, सोडा लाइम डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी उसकी, CO2 निकल जाएगा, एक कार्बन लेस वाली यानी हेक्सेन की बजाय वो एल्केन पेंटेन बन जाएगी। समझ में आया क्या यूज है? Yes, sir. एक कार्बन लेस वाले, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा कि 1 कार्बन लेस करना है, तो वो कैसे होता है, तो भाई नॉर्मल कार्बन की चेन है उसके अंदर आप एक कार्बन लेस करना चाहते हो, कैसे करें, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के सोडा लाइम से रिएक्शन करवाओ, सीधा एक कार्बन कम हो जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब देखो कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम इसमें, बहुत आसान रिएक्शन है, 2RCONA है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्शन करवा दी बस, ठीक है, बना क्या, वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, RR देखो ये रहा, वो 3 RRR वाली एक मूवी आई थी, याद है सबको, अभी रिसेंटली आई थी, साउथ की एक मूवी है RRR, डबल R है, रोल्स रॉय, यहाँ हम रोल्स रॉय बनाते हैं, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस रोल्स रॉय बनाता है, ट्रिपल R वाली मूवी नहीं बनाता, ऊपर वाली रिएक्शन में देखो क्या हुआ था, रोल्स रॉय नहीं बन रहा, एक R के साथ सीधा H लग गया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और नीचे वाली रिएक्शन में दो ऐसे से दो मॉलिक्यूल, दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड गायब कर दो, देखो दोनों में से CO2 अलग हो रहा है और फिर दोनों R आपस में जुड़ रहे हैं, RR रोल्स रॉय बना रहा है, यानी कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन को आप रोल्स रॉय से याद रख सकते हैं। रोल्स रॉय की गाड़ी देखी आपने, ऐसा साइन होता है रोल्स रॉय की गाड़ी में, ऐसा ऐसा वाला देखा है? रोल्स रॉय की गाड़ी देखी होगी कहीं, Yes, sir. है ना, उसमें ऐसा साइन होता है, देख लो ध्यान से देख लेना, तो हमने भी आज रोल्स रॉय, केमिस्ट्री वाले रोल्स रॉय से कम थोड़ा, हमारी वैल्यू उनसे ज्यादा है, उनको हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, याद रख लेना, रोल्स रॉयल वालों को भी कुछ ना कुछ केमिकल केमिस्ट्री वाले ही प्रोवाइड करवाते हैं। आगे देखिए बेटा, ठीक है, तो कोल्बी जो है वो रोल्स रॉय की गाड़ी बनाता है,
ठीक है, कोल्बी ऐसा करके याद रखना, तो डबल आर ये याद रहेगा, वरना सीधा आर के साथ आप एच लगा दोगे तो वो तो ऊपर वाली रिएक्शन है। नीचे देखिए, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड। कार्बाइड क्या होता है? कार्बन के साथ सीधी रिएक्शन करवा दो बेरिलियम की, तो बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2, कार्बन की होती है 4, तो भाई एक कार्बन जोड़ने के लिए 2 बेरिलियम चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और कार्बन की होती है 4, तो गड़बड़ हो रही है, तो एल्यूमिनियम अगर 4 लगाएं तो 12 होगी वैलेंसी इसकी, और कार्बन 3 लगा दे तो इसकी वैलेंसी भी 12 हो गई, दोनों की वैलेंसी 12 हो रही है। Al4C3, यस बेटा, फॉर्मूला समझ में आया दोनों का? Al4C3 बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड। हाँ भाई, यस सर। फॉर्मूला समझ में आया? खुद बना सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला बन गया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, इसके साथ 4 वाटर लगेंगे, इसके साथ 12, बैलेंस तो बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी लगाना सीधा सा। इसमें पानी डालते ही क्या बन जाता है? मीथेन बनेगा। इसमें भी पानी डालोगे तो मीथेन बनेगा, दोनों में मीथेन बनता है। और बेरिलियम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड में बेरिलियम में 2 पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोक्साइड 2 या 3 ही लगेंगे, हाइड्रोक्साइड पे तो 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और है भाई, ये सी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, आपकी मर्जी, इसे सी लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, ये लो, चलो यहाँ हम सी डाल देते हैं। ठीक है, तो सी, वैसे सी नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं लगाते, छोड़ो। क्यों, देखो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर देखो कैसा है। कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो दोनों सिंगल बॉन्डेड विद कैल्शियम। ठीक है, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड की वैलेंसी, उनकी डायरेक्ट क्लियर हो रही थी, इसमें नहीं होती ऐसे। अब आगे देखिए, कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालते ही क्या बनता है? एसिटाइलिन गैस निकलती है, ट्रिपल बॉन्ड वाली, एल्केन नहीं बनता, ट्रिपल बॉन्ड वाली एसिटाइलिन गैस निकलती है। और ये ना राइपनर होता है, फ्रूट राइपनर, सब्जी वाले के पास इसके पैकेट होते हैं, पाउडर फॉर्म में कैल्शियम कार्बाइड के पैकेट होते हैं, वो सब्जी के अंदर रख देता है, तो मॉइस्चर, हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ये हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद में एसिटाइलिन गैस बनाएगा, जो हमारे फ्रूट्स में जाती है और उन फ्रूट को पका देती है, फ्रूट को पका देती है। आर्टिफिशियल गैस है, खतरनाक होती है, फ्रूट्स को गंदा भी करती है, ये हमारी बॉडी में वही फ्रूट जाता है, हमारी बॉडी के अंदर भी ये केमिकल फिर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल राइपनर ऑफ फ्रूट, एसिटाइलिन गैस। और एसिटाइलिन गैस जो है वो गैस वेल्डिंग में भी काम आती है। गैस वेल्डिंग देखी सभी ने? वो एक छोटी सी नोब होती है, उसमें से आग निकलती रहती यस सर। है ना? वो उस गैस वेल्डिंग में भी एसिटाइलिन गैस काम आती है। ये कॉमन नेम है एसिटाइलिन, इसका आईपीसी नेम कितना होगा? होगी इथाइन होगा ना, इथ, इथ ट्रिपल बॉन्ड है तो आई है, वाई एन ई। हाँ भाई, ये याद है बेटा, ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। है ना? तो इथाइन। अब एक और गैस होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH2 इसका भी कुछ ऐसा ही कॉमन नेम है एक, इथइन, इसका आईयूपीसी नेम होगा, आईयूपैक नेम, लेकिन कॉमन नेम क्या है इसका? इसका नाम है इथ आइलीन, इथाइलीन। ये नेचुरल गैस होती है, नेचुरल फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट में खुद बनती है ये, जब फ्रूट राइप होता है, पकता है फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर ये खुद बनती है, अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रूट में बनती है, नेचुरली। ये अच्छी है हमारे लिए, कह सकते हैं अच्छी है, लेकिन ऊपर वाली गैस हम फ्रूट राइपन के लिए यूज करते हैं, तो वो अच्छी नहीं है। तो इसलिए दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एसिटाइलिन और इथाइलिन के कॉमन नेम में कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है कॉमन। तो याद रखिएगा, फ्रूट राइपनिंग जो नेचुरल है ऊपर वाली और नीचे वाली, और जो आर्टिफिशियल है ऊपर वाली है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सबको? मैं रब कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो ये गैस वेल्डिंग में भी काम करता है, और साथ में फ्रूट राइपनिंग में भी ये आर्टिफिशियली काम आती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। देखो भाई, एल्केन की प्रेपरेशन वाली रिएक्शन खत्म। प्रेपरेशन, कितनी रिएक्शन थी प्रेपरेशन की? 8 ही है टोटल, बस 8 रिएक्शन आपने कर ली, प्रेपरेशन ऑफ एल्केन खत्म हो गया। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन है, 5-7 रिएक्शन ये मिलेंगी, 7-8। फिर इसके बाद में एल्कीन आएगा, फिर एल्काइन आएगा, एल्कीन एल्काइन, उनकी भी 10-10 12-12 रिएक्शन है। उसके बाद में एरोमेटिक रिंग्स की रिएक्शंस आएंगी 5-4, बस खत्म। टोटल इतना ही है हाइड्रोकार्बन, बस इसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस और लॉट्स ऑफ इसके एग्जांपल्स हैं, वो आपको प्रैक्टिस खुद करने पड़ेंगे, लेकिन हमारी तरफ से ये लेसन फिर डन हो जाएगा। यस बेटा, क्लियर है ना? इतना ही है ये। तो देखो आसान था, जितनी हमने रिएक्शन की, ज्यादा तो नहीं है ये, है ना? अब एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो ये देखते हैं भाई। सबसे पहले
सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, एक चीज को हटा के एक चीज जोड़ देना, एक हटी दूसरी जुड़ गई। क्लियर है सब्स्टिट्यूशन का मतलब? सबको समझ में आ गया होगा? हाँ बेटा, Yes, sir. ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है इसमें, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? क्लोरीन जोड़ेंगे हम बस। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? सीधा CH4 में क्लोरीन जोड़ दिया, तो देखो क्या हुआ, एक H हट गया, एक क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, और ये कैसे जुड़ता है ये भी ध्यान देने वाली बात है। H इंटू न्यू, H इंटू न्यू क्या होता है? फोटोन, लाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट। सनलाइट वाला फोटोन जो होता है, सनलाइट अगर आप क्लोरीन गैस को दे देते हो, क्लोरीन गैस विद सनलाइट, तो क्या होता है? क्लोरीन गैस विद सनलाइट, सीधी सीधी रिएक्शन हो जाती है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सनलाइट को के साथ क्लोरीन गैस नहीं दे रहे, तो 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर पे उस ऊपर उसको आपको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके क्लोरीन गैस रिएक्शन करेगी एल्केन से। ठीक है, अब हम एल्केन को यूज करेंगे, ध्यान देना, रिएक्शंस ऑफ एल्केन कर रहे हैं ना, तो एल्केन को यूज करेंगे, बनाएंगे कुछ और। पहले पहले किसी और चीज को यूज कर रहे थे और बनाएंगे एल्केन, अब उल्टा करेंगे। वही एल्काइल हैलाइड यूज करके एल्केन बनाई थी, अब एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। तो क्लोरीन गैस बहुत पॉइजनस होती है, बता देता हूँ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया गया था एज ए पॉइजन। क्लोरीन गैस को डायरेक्टली, सिलेंडर्स को डायरेक्टली खाली कर दिया गया था, और ये इसका क्लाउड जो होता है, इसका क्लाउड बन जाता है क्लोरीन गैस का। थोड़ी सी ऑरेंज से कलर की होती है शायद, ये मुझे पता नहीं, इसका कलर याद नहीं है अभी। तो वो नीचे बैठ जाती है ग्राउंड में, ऊपर नहीं जाती, हवा में नहीं घुलती, नीचे बैठ जाती है। तो अगर आप छत पर हैं तो ये क्लोरीन गैस का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। गल घोटू गैस है, गले को घोट देगी, सांस रुक जाएगा, डेथ, क्लियरली डेथ। क्लोरीन गैस से हम डिसइंफेक्ट भी करते हैं पानी को। आपके घरों में जो पानी आता है तो कई बार वो पानी कड़वा होता है, अगर ज्यादा क्लोरीन छोड़ दी, जो गैस वहां पर छोड़ता है वाटर पंप वाला, अगर उसने ज्यादा पानी में ज्यादा क्लोरीन गैस छोड़ दी, तो गले में खराश सी महसूस होगी, गला खराब लगेगा पानी की वजह से। पानी भी कड़वा सा लगता है, गंदा पानी लगता है। आरओ वाला नहीं, विदाउट आरओ वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी क्लोरीन गैस को यूज करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, जीवाणु मर जाते हैं। तो अगर वो ज्यादा छोड़ देगा ना, तो सबको मार डालेगा पानी वाला, याद रख लेना। ठीक है, तो ये भी होता है ना, कमाल की चीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट, Yes, sir. है ना। तो आप यानी क्लोरीन गैस, वाटर वर्क से आपको क्लोरीन गैस आसानी से देखने को मिल सकती है वाटर बॉक्स के अंदर, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे इसकी वजह से। अब भी अगर वर्ल्ड वॉर यूज हुआ थर्ड वाला, तो क्लोरीन को तो यूज किया जा सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस याद रखना, छत पे चढ़ जाना, नीचे नहीं बैठना अगर ऐसा कुछ हो तो। ये क्लोरीन वो है। आगे देखते हैं बेटा, तो देखो ये जो CHCl3 बना, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब इसी को उठा लिया हमने, ये फिर से रिएक्शन कर सकता है क्लोरीन से, कर ली इसने, CH2Cl2, दो क्लोरीन जुड़ गई, फिर से ये रिएक्शन कर ले क्लोरीन से, तो ये देखो फिर से रिएक्शन कर ले क्लोरीन से, तो एक और क्लोरीन जुड़ गई, CH, एक H रह गया, तीन क्लोरीन हो गई। H एक एक कम होता जा रहा है, क्लोरीन एक एक बढ़ती जा रही है। ये होता है क्लोरोफॉर्म, सुना नाम? Yes, sir. क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो रुमाल ऐसे घुमाते हैं और वो बंदा बेहोश हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। Yes, इस sir. देखा है. इन, है ना, इंसान को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म मुंह पे लगा के 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक रखना पड़ेगा, और ये बहुत इरिटेटिंग होता है। तो इरिटेटिंग होता है, उस बंदे को बहुत गुस्सा आएगा और चिढ़ मचेगी बहुत ज्यादा, तो वो बहुत जोर से लात पैर हिलाएगा, तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे इंसान को बेहोश करना काफी मुश्किल है। 3 से 4 आदमी चाहिए अगर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर आप किसी इंसान को बेहोश करना चाहते हैं, तो 3 से 4 आदमी। तो फिल्मों में तो बकवास दिखाते हैं, बस वो रुमाल ले लाते हैं और बेहोश हो जाता है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, प्योर बकवास। चलिए, तो क्लोरोफॉर्म अब आपको बनाना आ गया है ना, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर दो, मीथेन की क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और मीथेन गैस ना आपकी रसोई घर के अंदर मीथेन गैस ही होती है, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो Yes, वहां से sir. ब्यूटेन होती है उस सिलेंडर में, LPG में ब्यूटेन होती है, हाँ। जो CNG सिलेंडर होता है ना, जिससे गाड़ियां चलती हैं, CNG ऑटो वगैरह देखे होंगे आपने दिल्ली में ना, वो, उसमें मीथेन होती है। तो वो मीथेन वहां से उठा के लाओ, वाटर पंप से क्लोरीन का सिलेंडर मिल जाएगा, दोनों को मिक्स कर दो, और किसमें, H/u, यानी लाइट में दोनों को मिक्स कर दो, धुड़ुम धड़ाम पटाखे से बजेंगे, एक्सोथर्मिक होती है, हीट हो जाएगा सिस्टम आपका, और आसानी से सारी तरह की गैसेस बन जाएंगी। CH3Cl, क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन जो कि क्लोरोफॉर्म होता है, और टेट्रा क्लोरोमीथेन, CCl4, सारे बनेंगे सब। तो CHCl3 अगर इससे क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो CCl4 बन जाता है, दैट्स इट। क्लोरीनेशन समझ में आ गया बेटा, क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन,
सेम होता है, सेम एज क्लोरीनेशन। यानी आप यहाँ पर सीधी सी बात है, आप यहाँ पर क्या कर दो, बस ब्रोमीन रख दो Br2, तो यहाँ भी Br जुड़ेगा, एक Br, फिर यहाँ दो Br हो जाएंगे, ऐसे करके आप इसको सेम टू सेम ब्रोमीन वाली रिएक्शन भी खुद लिख के देख सकते हो। तीसरा आयोडीनेशन है। आयोडीनेशन में क्या होता है भाई, CH4I2, सीधा आयोडीन जोड़ी तो HI भी साथ में बनता है। ये जो HI होता है ना, ऊपर HCl बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, HBr से भी कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन यहाँ बनता है HI। HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl से स्ट्रॉन्ग होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है HCl से। तो ये क्या करता है, ये फिर से HCl CH3I से रिएक्शन करेगा, रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। देखो मैंने हाफ हेडेड एरो वाली रिएक्शन लगा रखी है, उधर भी जा रही है इधर भी जा रही है रिएक्शन, यानी ये रिवर्स चली जाती है। दिस इज रिवर्सिबल, सो ऐड नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड ऐड करना पड़ेगा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये ऐड करने के बाद ये रिएक्शन एक ही लाइन में चलेगी, सीधी इसी लाइन में चलेगी, और CH3I और HI बन जाएगा। यस बेटा, क्लियर है ये? Yes, sir. आगे Yes. देखो फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन के लिए देखिए क्या होता है, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज वेरी डेंजरस। ये जो फ्लोर, जैसे अपन ने यहाँ पे किया ना CH4 को, अगर मैं यहाँ CH4 को डायरेक्ट फ्लोरीन जोड़ दूं तो ये बहुत खतरनाक होता है। रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन बहुत डेंजरस, डेंजर, बहुत बड़ा डेंजर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीनेशन से जो एनर्जी, जो फ्लोरीन जुड़ती है कार्बन के साथ, तो इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है कि सिस्टम बॉडी तोड़ देती है। हमारी बॉडी भी तो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है। अगर हमें क्लोरीन गैस, मैंने बोला पॉइजनस होती है, तो अगर फ्लोरीन गैस हमारी बॉडी में डाल दी जाए तो हमारी बॉडी अंदर से, वैसे तो हम मर ही जाएंगे ऑब्वियस है, लेकिन अगर नहीं भी मरे ना तो अंदर से वो रिएक्शन करेगी हमारी बॉडी के साथ, और धमाका होगा और हम फट जाएंगे, हमारी चेस्ट, हमारा पेट फट जाएगा, धूम। सही है? तो समझ गए कितनी खतरनाक है फ्लोरीनेशन? यस, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो देख लो, केमिस्ट्री अगर ध्यान से करोगे तो ये सारी चीजें आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीज कितनी खतरनाक होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री लैब में कभी भी किसी चीज को टच मत कीजिएगा। हाँ, एक चीज शायद मैंने शुरू में बताई थी, वो हम भूल गया। देखो आपकी साइड में लिखा हुआ था K2Cr2O7 और KMnO4। KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो होता है लाल दवाई, लाल दवाई की तरह यूज होता है। अगर आपको कोई जख्म हो जाए ना तो KMnO4 को पानी में डालो और इसको अपने जख्म पर लगा लो, ये डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, वायरस और बैक्टीरिया को आपकी स्किन के अंदर जाने नहीं देगा, उनको मार डालेगा। बट K2Cr2O7 इसको तो खुले वाउंड पे लगाते हैं, KMnO4 को खुले वाउंड, खुले जख्म पर। और K2Cr2O7 वो अगर आपने बेयर हाथों से, बिना ग्लव्स पहने हुए हाथों से टच कर लिया ना K2Cr2O7, कैंसर फैला देगा, कार्सिनोजेनिक होता है। क्रोमियम 6 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट के अंदर होता है, और ये क्रोमियम हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारे डीएनए से रिएक्शन कर लेता है, और डीएनए गड़बड़ हो गया, जीन खराब, तो वो सेल बदल जाएगी, सेल ही बदल गई तो वो हमारी सेल तो है नहीं, अब हमारी बॉडी का काम नहीं करेगी वो, तो वो बागी हो जाएगी और कैंसर फैला देगी। तो सोचिए, केमिस्ट्री लैब में किसी भी केमिकल को हाथ लगाने से पहले 4 बार जरूर सोचिएगा। ये कार्सिनोजेनिक कैंसर होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है। और जो मैं क्लोरोफॉर्म वगैरह बता रहा था, वो पहले कभी बेहोशी के लिए डॉक्टर यूज किया जा करते थे, लेकिन अभी नहीं करते हैं। समझ गए? क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स उसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म भी कार्सिनोजेनिक होता है, CCl4 भी कार्सिनोजेनिक होता है, CH2Cl2 भी कार्सिनोजेनिक होता है, K2Cr2O7 भी कार्सिनोजेनिक है। लेकिन देखो KMnO4 कार्सिनोजेनिक नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है, हमें डिसइंफेक्ट करता है। लेकिन K2Cr2O7 ये हमारे लिए डेंजरस है, ये कार्सिनोजेनिक होता है। तो लैब में देख के तो पता नहीं लगेगा बेटा, पढ़ के ही पता लगेगा। समझ रहे हो? और इसीलिए लैब में कभी भी किसी उल्टे सीधे पंगे नहीं करने चाहिए, पता भी नहीं लगेगा कि 10 साल बाद कैंसर हो रहा है। समझ में आएगा कि अच्छा, हम तो K2Cr2O7 से हाथ धोते थे, है ना, पीले रंग का होता है वो, चलो हाथ पीले करते हैं, हल्दी जैसा है, धो रहे हैं उसको पानी के साथ, लगे हुए हैं बच्चे पागलों की तरह, एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, है ना। और बाद में 10 साल बाद देखते हैं कि हमें कैंसर हो गया, उन्हें पता भी नहीं लगता हमें कैंसर क्यों हो गया, भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। वाई गॉड? कहीं ना कहीं हमने कुछ मूर्खता की है, टीचर के बताने के बावजूद कि इसको नहीं छेड़ना है, पंगे मत लेना, लेकिन बच्चे हैं ना ना ना, वो तो गया, टीचर तो गया, अब अपने को क्या डर है? अपने को बाद का बहुत डर है, अभी का ना हो लेकिन बाद का रखना डर, 10 साल बाद भी ये कैंसर फैला सकता है,
ये नहीं कि आपने इसको टच किया और 1 मिनट बाद आपके कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैंसर को होने में टाइम लगता है, क्योंकि क्रोमियम को डीएनए तक पहुंचने में टाइम लगता है। और हो सकता है कि हमारी सेल उसको पकड़ के मार डाले या निकाल दे किसी तरह से बाहर बॉडी से, हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाई हमारी बॉडी, 90% केसेस में हमारी बॉडी ऐसा नहीं कर पाती है, ठीक है, कि इसको बाहर निकाल सके। लेकिन अगर ये बॉडी की किसी ऐसे उंगली पे हो गया, उंगली पे कैंसर कभी नहीं हुआ करता, ठीक है, लीवर में कैंसर हो सकता है, ठीक है, स्किन में हो सकता है, ब्लड में हो सकता है, तो वहां कहीं अगर ये अटका रह गया तो हमारे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। यस बेटा, समझ में आ गया केमिस्ट्री लैब की कहानी? Yes, sir. तो बी अवेयर अबाउट दिस। तो स्वार्ट रिएक्शन भाई, फिर हम क्या करें, फ्लोरीन को कैसे दें, फ्लोरिनेशन तो डेंजरस होता है, तो फ्लोरीन को डोनेट करने का तरीका है बेटा, CH3Cl, CH3CH2Cl जो है वो Hg2F2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, यानी कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते, ये अगर सीधा H होता है यहाँ पे, फ्लोरीन लगाना मुश्किल है, अब क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन को इसके साथ जोड़ देंगे, एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं इसे। यहाँ फ्लोरीन लग गया, क्लोरीन बाहर चला गया, एक्सचेंज रिएक्शन। यस बेटा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। फ्लोरीन जोड़ना नाक में दम कर रहा था, जुड़ ही नहीं रहा था फ्लोरीन, तो जिस आदमी ने ढूंढी उसने बहुत आसान कर दिया फ्लोरीन को जोड़ना, इसलिए इस रिएक्शन का नाम रख दिया स्वार्ट रिएक्शन। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. है ना, तो ऐसे नेम रिएक्शन बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि हमें अगर फ्लोरीन वाला एजेंट चाहिए तो वो हमें मिल नहीं रहा था, तो इस इंसान ने हमें इजी कर दिया। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, अब देखो क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म है भी हमारे पास, ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म करते हैं अब। मैकेनिज्म, अब ये पहला मैकेनिज्म है, ध्यान से करना, इस मैकेनिज्म के बाद क्लास ऑफ करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी, कल हम रिवीजन क्लास लगाएंगे, 9 बजे है केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास, ध्यान दे लेना। और इस बार वाला टेस्ट जरूर देना है, आपको पता लग गया होगा +2 में हम शुरू से शुरू करने वाले हैं, +1 इतनी मायने नहीं रखती हमारे लिए, +2 में आपका असली रिजल्ट आएगा, बोर्ड में कितने एग्जाम में नंबर आए, IIT नीट या जहां पर भी आप चाहते थे वहां अच्छा कॉलेज मिला आपको कि नहीं मिला, BSc के लिए कोई अच्छा कॉलेज मिला कि नहीं मिला, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका एडमिशन हो जाता है BSc में, वो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट ईयर चाहिए रिजल्ट, उस रिजल्ट के लिहाज से वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पेपर के इस पर हम आपका ये सिलेक्शन कर पाएंगे कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं, ठीक है, कौन कितना पढ़ सकता है। तो बहुत ईमानदारी से वो दीजिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी हर संभव। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे कोई ग्रुप बन गया तो दोबारा ग्रुप टूटेगा नहीं, वो ऑब्वियसली अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं खुद रिकमेंड कर दूंगा सभी को कि भी हमारे ये वाले बच्चे ना आजकल टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, इनको और बढ़िया ग्रुप दो। अगर आप IIT के लेवल के बच्चे हैं और IIT क्वालिफाई कर सकते हैं तो हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, और अगर आप उससे थोड़ा नीचे हैं तो उससे थोड़ा नीचे वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी, अगर उससे भी नीचे हैं, अगर आप +2 में फेल हो रहे हैं तो हम आपको पास करवाएंगे, अगर आप पास हो रहे हैं हम आपके अच्छे परसेंटेज बनाएंगे, अगर अच्छे परसेंटेज बन रहे हैं तो हम आपको टॉपर बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप टॉपर हैं तो हम आपको IIT में सेलेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं बेटा। अगर बिल्कुल जिस बच्चा बिल्कुल फेल हो रहा है और मैं कह दूं कि उसको मैं IIT पास करवा दूंगा, वो पढ़ ही नहीं रहा, मैंने कहा कि बेटा याद कर लेना, लिख के देखना इसको 3 बार, और वो तो बस लेक्चर ही कभी कभी लगाता है, और देख लिया तो उसके बाद उसने नोटबुक तो कभी उठाई नहीं, कभी पेन से लिख के ही नहीं देखा जिंदगी में। तो इतना दिमाग तो किसी के पास भी नहीं है दुनिया में। आज के टाइम में चैलेंज करता हूँ कि किसी के पास इतना दिमाग नहीं है। अगर आपको लगता है, आपके वहम है कि मेरे पास ज्यादा दिमाग है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी के पास इतना दिमाग नहीं कि वो एक बार रिएक्शनों को देखे और फिर बिना देखे पेपर के अंदर डायरेक्ट लिख देगा, दोबारा कभी प्रैक्टिस ना करे, इम्पॉसिबल। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हुक और ग्रुप कैसे भी कीजिए, अपना माहौल बदलिए, मेहनत का माहौल बनाइए, है ना, तो तभी कामयाब होगे। तो ये मैकेनिज्म है भाई, पहला मैकेनिज्म है, ध्यान से करना बेटा। इनिशिएशन सबसे पहले क्या होता है, H/Nu में होमोलाइसिस, होमोलाइसिस का मतलब पता है ना, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं, ये क्लोरीन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बांट लिया, खुद ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले लिया, तो दोनों क्लोरीन के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन आ गए। यस, फ्री रेडिकल बन गया क्लोरीन का। हाँ बेटा, समझ में आया? Yes, sir. पहला मैकेनिज्म का स्टेप खत्म, बस इतना ही होता है। देखो मैकेनिज्म इतना मुश्किल भी नहीं होता, बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन वो लिख कर नहीं देखते, इसको लिख कर नहीं देखोगे तो ये आपके लिए, वो कहते हैं ना कि गले की हड्डी बन जाएगा, निकलेगा नहीं, ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना लिया, पहला काम ये करना था। इनिशिएशन, शुरुआत, शुरुआत कर दी, स्टार्टिंग, इसका मतलब स्टार्टिंग होता है शुरुआत करना। प्रोपेगेशन, अब शुरुआत होने के बाद रिएक्शन चल पड़ी, चल पड़ी मतलब मूविंग मोशन में है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होगा, देखो CH4 का मॉलिक्यूल था, हमने इसी को क्लोरीन दिया था, है ना,
तो CH4 के अंदर देखो क्या है, C और H के बीच में जो एक बॉन्ड बना हुआ, बाकी CH3 में ऐसा कैसा लगा देता हूं, तो ये क्या करता है, ये जो प्लस में क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये क्या कहता है कि हे हाइड्रोजन मेरे साथ बॉन्ड बना ले और इस कार्बन को छोड़ दे, तो ये कार्बन का CH3 का फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है ऐसा, और प्लस HCl का बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और बॉन्ड बन गया। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पर कार्बन के पास में कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया, तो देखो फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है, बी पार्ट में CH3 का फ्री रेडिकल, यही वाला फ्री रेडिकल उठाया हमने, कार्बन का फ्री रेडिकल, दो क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल थे, दो Cl2, अब ये Cl2 फिर से क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे, तो ये जिसने अपना इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन बांटा, ये हमारा CH3 वाला जो फ्री रेडिकल था, ये इसको कहता है भाई मेरे साथ बॉन्ड बना ले, और इन दोनों का बॉन्ड बन जाता है, क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है। बस, तो कौन किसके साथ कैसे जुड़ता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, तो ये तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा एट एवरी कॉस्ट। तो इस तरह से ये क्लोरीन और CH4 के साथ एक क्लोरीन जुड़ गया, फ्री हो गया एक क्लोरीन, और इस तरह से ये क्लोरीन फिर क्या करेगा, अब देखिए ऊपर ऊपर चले जाइए, फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाएगी, फिर से ये बार बार प्रोसेस होती रहेगी, बार बार, ठीक है। अगर आप ये चाहें कि ये क्लोरीन इस CH4 की बजाय इसके साथ रिएक्शन कर ले, तो इसका एक हाइड्रोजन ये उड़ा के ले जाएगा, HCl बन जाएगा। अब ये जो है एक क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ है, ये अब एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो दो क्लोरीन लग जाएंगे, फिर एक और क्लोरीन आएगा, तीसरा हाइड्रोजन उड़ा के ले जाएगा, फिर चौथा हाइड्रोजन, इस तरह से एक एक क्लोरीन इसमें बढ़ता जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। टर्मिनेशन, चेंज टर्मिनेशन मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप पूरा हो गया, समझ में आ गया दूसरा स्टेप बेटा? Yes, sir. Yes. अब देखो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है, चेन टर्मिनेट हो रही है, बंद हो रही है, कैसे? क्लोरीन का अगर फ्री रेडिकल बच जाए दो, तो दोनों Cl2 बन जाएंगे, ये भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि बच गए ये लास्ट में ना, तो ये बन जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, तो देखो या फिर ये हो सकता है दो CH3 वाले दो फ्री रेडिकल बन गए, बच गए, ये रहे CH3 वाले दो फ्री रेडिकल, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, CH3 बन गया। या फिर क्या हो सकता है, एक CH3 का फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन का बच सकता है, तो ये बन जाएगा। बस जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी प्रोबेबिलिटीज हम आसानी से उसको कर देंगे, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से ही हमने एक मैकेनिज्म कर लिया। अब उसके बाद में ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है नाइट्रेशन की। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज हट के दूसरी चीज जुड़ जाती है, तो वो नाइट्रेशन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है, जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी सल्फोनेशन की। तो चलो सल्फोनेशन से पहले पहले इतना एक रिएक्शन और करवा देता हूँ बस ये, ठीक है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या होता है, NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन होता है, NO2 का ऐड होना नाइट्रेशन है। तो कैसे होता है वो, NO2 HNO3 नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग वाला, फ्यूमिंग मतलब जिसमें से धुआं निकलता रहता है, तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड की बात कर रहे हैं। फ्यूमिंग का मतलब धुआं निकलना, इसका मतलब हम कंसंट्रेटेड HNO3 की बात कर रहे हैं। और कंसंट्रेटेड HNO3 जो है वो CH4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होता है, NO2 जुड़ जाता है, एक H हट जाता है, और वो H और वाटर प्लस वाटर रिप्लेस हो जाता है। यस, क्लियर बेटा? सिंपल रिएक्शन, Yes. नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट देखिए, इट कैन ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देखो पहले एक कार्बन के लिए तो सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्बन का क्या उखाड़ लेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब एक से ज्यादा कार्बन होते हैं, मतलब दो कार्बन की चेन है, सपोज दैट इसको HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो HNO3 क्या करता है, तो वो क्या करता है, एक तो ये जुड़ जाता है, ठीक है, ये तो वही ऊपर वाली रिएक्शन होगी, बिल्कुल CH3 के साथ भी NO2 जुड़ गया था। साथ में क्या होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ NO2 जुड़ेगा, और इसके साथ भी NO2 जुड़ेगा, NO3 नहीं NO2 है, ठीक है, NO2 इस तरह से। तो ये दोनों के साथ NO2 जुड़ जाएगा, ये 20% तो ये बनती है, 80% ये बनती है, दैट्स इट। समझ में आ गया? यानी ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ सकता है, एक से ज्यादा अगर कार्बन की चेन हुई तो 80% तो वही चीज बनेगी, लेकिन 20% ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी तोड़ सकता है, दैट्स इट। यस बेटा, क्लियर है? हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है,
दैट्स इट। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना करेंगे, ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। सल्फोनेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो भी रिएक्शन है मैं आपको ये सारी रिएक्शंस का एक ही लोट में सारा का सारा भेज देने वाला हूँ, ठीक है, सब कुछ। नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लगेगा आप लोग मुझे बताइएगा कि सर यहाँ तक हो गया था, इससे आगे चलना है, ठीक है। लेकिन आपको नोट्स में सारा एक ही बार में मिल जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अभी मैं ये बंद कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग, ये रिएक्शन है बेटा, आप लोग लिख के देखें। जो सिंपल रिएक्शन समझ में आती है फटाफट बाकी की रिएक्शन भी सारी देख लें। इसको अगर पीडीएफ की फॉर्म में बाहर निकलवाना चाहें तो आप निकलवा सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा कि पीडीएफ मत निकलवाओ, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको लिखें नोटबुक और पेन से, सारी रिएक्शनें खुद लिख लें जो भी मैंने लिखा हुआ है। जहां लाइन लगा रखी है वहां लाइन लगा लें और सारों को लिखते जाएं अपने नोटबुक में, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास में लगाऊं आपके सामने नोटबुक हो और फटाफट आप उसको समझें, उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा पेजेस नहीं है, थोड़े से पेजेस में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट